आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। बीकेटीसी में चढ़ावा विवाद पर बड़ी कार्रवाई की गई। बीकेटीसी कर्मी प्रमोद नौटियाल पर एफआईआर दर्ज की गई। समिति ने प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। तो वहीं बीकेटीसी की शिकायत पर बद्रीनाथ थाने में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में बीकेटीसी की शिकायत पर बद्रीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो वहीं इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में हेराफेरी करने के आरोपी निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित भी कर दिया गया था। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार ने गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंप दी है। ये जांच समिति 15 दिन के अंदर सरकार को जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो देखिए किस तरीके से चढ़ावा चोरी में ये बड़ा हेरफेर का मामला सामने आता हुआ। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई ये चढ़ावा चोरी पर अब ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो बीकेटीसी ने चढ़ावा चोरी के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें आपको बता दें कि समिति ने प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। और इसी के साथ बीकेटीसी की शिकायत पर बद्रीनाथ थाने में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो बीकेटीसी में चढ़ावा विवाद पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई बीकेटीसी कर्मी प्रमोद नौटियाल पर एफआईआर दर्ज की गई। तो जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए जिस तरीके से अब एक एक करके तमाम चोरी की बातें सामने आई हैं, उसके बाद से अब जांच भी तेज कर दी जाएगी कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों की संलिप्तता है। ऐसे में हरिवंश वशिष्ठ मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हरिवंश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए समिति ने प्रमोद नौटियाल को निलंबित तो कर दिया, लेकिन इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन मुख्य आरोपी हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राम मंदिर में एक बड़ा खुलासा देखने को मिला, जिस तरह से कि विवाद ने पूरे देश में धूल पकड़ दिया, तमाम जितने प्रसिद्ध मंदिर थे, जो धाम थे, उसमें भी जो है चेकिंग की बात करी जाए, निरीक्षण की बात करी जाए, किसी भी तरीके की घोटाला सामने ना है, किसी तरीके का जो दान के जिस तरह से जो सीएओ ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे, इसी को देखते हुए मंदिर समिति ने एक विश्लेषक कमेटी बिठाई है। उसके बाद सीईओ जो है वो भी, उन्होंने भी साफ तौर से निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री को उसका सिद्धांत का भी लगातार किया कि किसी भी तरीके की ऐसी डिटेल्स ना देखने को मिले। इसी कड़ी में कई मुख्य तथ्य निकाले गए, कमेटी की जांच बिठाई गई। जो शक जा रहा था, जो शक उनके पास था, जो व्यक्तिगत सहायक थे प्रमोद नौटियाल, कहीं ना कहीं उनसे जवाब जब मांगे गए और जब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने निलंबित किया। लेकिन लगातार कई तथ्य खुलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है, जो श्रद्धालु उनके नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए हरिवंश, जिस तरीके से अब आगे कार्रवाई होती हुई नजर आएगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच आपको बता दें कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन की जानकारी सामने आई है, जहां पर बिहारगढ़ में पहाड़ी से मलबा गिरा है। एनएचएआई ने सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी है, सुरक्षा तैयारियां बढ़ाई गई। बारिश के बीच बड़े हादसे की ये जानकारी सामने आते हुए तो यात्रियों की सुरक्षा पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हुए, जहां पर उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन ने लोगों की चिंता काफी बढ़ा दी है। देहरादून के पास बिहारगढ़ इलाके में पहाड़ी से मलबा आने के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ढलान को स्थिर करने का काम तेज कर दिया है, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। तो जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं, तमाम जगहों से भूस्खलन की जानकारियां सामने आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आता हुआ। तो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर प्रशासन सख्ती के साथ काम करता हुआ। बिहारगढ़ में पहाड़ी से मलबा गिरा है और उसके बाद से प्रशासन आगे किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए काम करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश के आसार हैं। जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार व्यक्त किए गए, तो मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 2 से 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तो नदियों नालों के आसपास सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है।
मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की है। तो देहरादून में सुबह हुई बारिश ने तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश होती हुई और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सियाना चट्टी के पास NH 134 पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। सड़क से मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का असर अब चारधाम यात्रा मार्गों पर भी देखने को मिल रहा, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियाना चट्टी के पास में मलबा गिरा और पत्थर आने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिए संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम भी कर रही है। तो देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर वहां पर आते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, उन मार्गों का इस्तेमाल न करने की भी अपील की है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद हर साल ऐसी ही जानकारियां सामने आती हैं कि इन इलाकों में भूस्खलन की जो संवेदनशीलता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दीप्ति हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीप्ति, इस वक्त क्या कुछ जानकारी वहां से और रेस्क्यू टीमें कहां तक इस बचाव कार्य को पहुंचाती हुई, क्या वहां से मलबा हटा लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, देहरादून, नैनीताल समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है और इसी के चलते जगह जगह जो रोड है वो बंद हो चुके हैं, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। और बात करें मौसम की तो आने वाले 2 घंटों में येलो अलर्ट बताया गया है। जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां पे प्रशासन की ओर से JCB की मदद से उन मलबे को हटा दिया गया। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है कि मलबों को हटाया गया, लेकिन ऐसे में कौन कौन से रास्ते ब्लॉक हुए हैं दीप्ति? किन मार्गों से लोगों को कहा गया है कि आप मत जाइए और अगले मार्गों का आप उपयोग करिए? इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए, आपदा प्रबंधन या जिला प्रशासन उन्होंने अभी आने वाले 2 घंटे में जो भी टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं उनको अभी आने के लिए मना किया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वो काफी खतरनाक हो सकता है। तो आने वाले 2 घंटे में येलो अलर्ट है, भारी बारिश होने वाली है। तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी जो टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ को आ रहा है, मैदानी क्षेत्र से भी इधर उधर जा रहा है, तो उनको अभी पहाड़ों की तरफ आने के लिए मना किया गया है। जी, और पर्यटकों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है दीप्ति? क्या टूरिज्म में कुछ कमी देखी जा रही है? क्योंकि मानसून जैसे ही दस्तक दे देता है हम देखते हैं कि लोग पहाड़ों पर जाना कम कर देते हैं, तो अभी क्या कुछ इसको लेकर जानकारियां? जी, जैसे कि मानसून दस्तक देता है तो वैसे पहाड़ों में पर्यटकों का आना कम हो जाता है। वहीं बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल में जो टूरिज्म है वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है। तो टूरिस्ट है वो बरसात में पहाड़ों की तरफ को आने का रुख नहीं करता है इस टाइप पे। बिल्कुल दीप्ति, और देखिए जिस तरीके से बारिश लोगों के जीवन पर इस वक्त कहर बनकर पड़ रही है, उसके बाद से लोग परेशान भी हैं। लेकिन साथ ही दीप्ति आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो वहाँ पर प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ काम किया जा रहा, क्या ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जो लोग अगर फंस रहे हैं सड़कों पर भूस्खलन के कारण तो वो कहीं पर अपनी रात बिता सकें, खाने पीने की उनको दिक्कतें ना हो? क्या इस तरीके की कोई जानकारियाँ? देखिए, प्रशासन और आपदा कंट्रोल बोर्ड की ओर से पूरी तैयारियां की गई है और टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। जहां पर कोई टूरिस्ट फंस रहा है तो वहां पे SDRF की टीम या प्रशासन की टीम या पुलिस की टीम है वो मौके पर जाएगी और उनको राह देगी। और जो टूरिस्टों के लिए रुकने के लिए जो बहुत सारे शेल्टर्स हैं वो बनाए गए हैं और वहीं पर सारी व्यवस्था जो है टूरिस्टों के लिए की गई है, अगर उनको कोई परेशानी आती है तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम जानकारियां दीप्ति आप हमारे साथ बता रही हैं उससे ये बातें साफ है कि प्रशासन अपना काम करता हुआ इस वक्त जो है नजर आ रहा। लेकिन साथ ही साथ दीप्ति ये भी एक भारी परेशानी है कि जो बारिश इस वक्त हो रही है उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भी भर जाता है। कई बार पहाड़ों पर ऐसा होता है कि वो पानी बहकर भी निकल जाता और इससे कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नजर आती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कहीं पर ऐसे हालात उत्पन्न होते हुए जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हो या फिर लोगों को किसी भी तरीके के घरों में पानी की समस्या हुई हो? देखिए, अभी तो ऐसे हालात नहीं बने हुए हैं पहाड़ों की तरफ को, क्योंकि अभी बरसात उतनी तेज नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने अलर्ट बताया है, इसको लेकर आपदा प्रबंधक, नैनीताल जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां की है। अगर कोई भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऐसी परेशानी होती है, घर में पानी घुस जाता है, तो जो पूरी टीम बनाई गई है आपदा प्रबंधन की वो पूरी तरीके से तैयार है।
बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति। और वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दिशा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालों की बौछार देखने को मिली, जहां सांसद अजय भट्ट ने डॉक्टरों की टीम, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और आपको बता दें कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। तो बैठक में अस्पताल के एमएस से भी बातचीत हुई और ऐसे में जवाब तलब उन्हें किया गया। पूरे मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए। हमने ये कहा कि भाई ये पैसे का सदुपयोग हमेशा हो, जो प्रपोजल बनते हैं समय पर बन जाए, उसकी कार्रवाई समय पर हो जाए। देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसे समाप्त भी करते हैं, बनाते भी हैं, उसी स्टाइल पर हम लोग काम करें। तो वो बैठक में कौन चीज़ें आनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से पूछी जानी चाहिए। जब इतने दिनों से वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, एक जिले ने कर तो दिया, बैठक नहीं बुलाई, दूसरे जिले ने बैठक ही नहीं बुलाई, उनके नोडल अधिकारी ने, वो जो है प्रजातंत्र के खिलाफ है, अनुशासनहीनता है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी निश्चित है। और वहीं उत्तराखंड में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जुलाई महीने में पूरे प्रदेश में ऑपरेशन साइबर सुरक्षा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साइबर अपराधों के मामलों में तुरंत समाधान के साथ साथ गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी और इंटरनेट पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग एसपी निहारिका तोमर ने कहा कि हमारे उद्देश्यों में विभिन्न साइबर अपराध मामलों की समीक्षा करना, उनका जल्द समाधान करना शामिल है। तो देखिए किस तरीके से ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जा रही। रुद्रप्रयाग से ये तमाम जानकारियां, जहां पर अश्लील कंटेंट को लेकर निगरानी की जा रही है, साइबर मामलों का तुरंत से निपटारा किया जाएगा, इस बात को लेकर आश्वासन भी दिया गया है। तो लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर राज्य में सख्ती के साथ काम किया जा रहा है। तो देखिए उत्तराखंड में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और ऐसे में जुलाई महीने में पूरे प्रदेश में ऑपरेशन साइबर सुरक्षा चलाया जा रहा है। तो इस अभियान के तहत साइबर अपराधों के मामलों में तुरंत समाधान के साथ साथ गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी, इंटरनेट पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। और इसी को लेकर रुद्रप्रयाग एसपी निहारिका तोमर ने बताया है कि हमारे उद्देश्यों में विभिन्न साइबर अपराध मामलों की समीक्षा करना और उनका जल्द समाधान सुनिश्चित करना शामिल है। पुलिस मुख्यालय देहरादून के आदेशों के क्रम में ऑपरेशन साइबर सुरक्षा अभियान जुलाई माह में चलाया जा रहा है सभी जनपद पुलिस के द्वारा। इसमें जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस के द्वारा भी पूर्णतः कार्य किया जा रहा है। इसमें जो हमारे अलग अलग साइबर क्राइम्स होते हैं, चाहे वो हमारे एनसीआरपी पोर्टल से रजिस्टर क्राइम हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे जो हमारी साइबर संबंधी विवेचनाएं चलती हैं, इन सब के ऊपर समीक्षा करना, इनके त्वरित निस्तारण करना और साथ ही साथ जो भी हमारे पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उन सबको उनकी धनराशि वापस कराना हमारे इसमें उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो हमारी अन्य प्रक्रिया होती है साइबर में, जैसे गुमशुदा फोन वापस कराना, खोए हुए फोन वापस कराना, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करना। और वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रशासन ने इस पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने की कवायद तेज कर दी है। लोहाघाट नगरपालिका, कोली ढेक, कालीगा, पाटन, पाटनी और पौगांव क्षेत्रों के लिए तैयार इस प्रारूप पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के उद्देश्य से एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के सुनियोजित और संतुलित विकास को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान का उद्देश्य पूरे क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान का उद्देश्य क्षेत्र का व्यवस्थित, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और भविष्य उन्मुख विकास सुनिश्चित करना है। बैठक में मौजूद नागरिकों ने भी विभिन्न विषयों पर अपने अपने सुझाव और विचार साझा किए हैं। तो लोहाघाट से ये जानकारी, जहां पर मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप तैयार किया गया, ऐसे में विकास पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से 2041 तक जो आम जन हैं
उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके और इसके लिए आम जन से ही सुझाव मांगे गए हैं। तो सीएम धामी के आदर्श चंपावत विजन को एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसे में मास्टर प्लान 2041 तैयार किया गया है। तो अब देखना होगा कि 2041 तक वहां पर क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या नई दिशा वहां पर जिले को दी जाती है, क्या विकास वहां पर किया जाता है और जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उनको कितना पूरा किया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 से 18 जुलाई तक चल रही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत चंपावत जिले के विकास खंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत भूमलाई के खूना बोरा में जन समस्या निवारण और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला अधिकारी मनीष कुमार ने की, जबकि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमा जोशी सहित अन्य गणमान्य ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिला अधिकारी मनीष कुमार ने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। पॉक्सो और नाबालिग का जबरन गर्भपात कराने के गंभीर आरोपों में घिरे नैनीताल के भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को नैनीताल पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की भनक लगते ही आरोपी नरेश पांडे सोशल मीडिया पर लाइव आ गया और जमकर हंगामा उन्होंने किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर जबरन उसके घर में घुसने और खुद के साथ अभद्रता के आरोप लगाए गए। बता दें कि करीब आधे घंटे के हंगामे के बाद पुलिस टीम आरोपी को घर से उठाकर नैनीताल ले आई। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं नैनीताल की, जहां पर पुलिस आरोपी को उसके घर से उठाकर सीधे थाने ले गए। सोशल मीडिया लाइव कर इस पूरे हंगामे को लोगों तक पहुंचाया गया है। तो युवती ने दुष्कर्म और गर्भपात के आरोप लगाए गए, जिसके बाद से आरोपी को वहां से पुलिस उठाकर ले गई। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई तो भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं हरिद्वार से मासूम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक मामला सामने आया, जहां 2 नाबालिग लड़कियों से कथित छेड़छाड़ के आरोप में एक मिठाई दुकान के बुजुर्ग मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। तो वहीं मामले की जानकारी एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने दी है। क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी संचालक के द्वारा 2 अबोध बच्चों के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें तत्काल सूचना मिलने पर तहरीर प्राप्त करके और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही जो स्वतंत्र गवाह थे वहां पे मौके पे जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी लिया गया। चूंकि पब्लिक सेंटीमेंट भी इससे जुड़ा हुआ था, नाबालिग बच्चों का मामला था, लिहाजा इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और जो पॉक्सो एक्ट के प्रावधान है उसी एसओपी के अनुसार इसमें संपूर्ण कार्रवाई की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है, जहां मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अप्रैल, मई और जून 2026 की 3 महीने की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी गई। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 4,900 से अधिक बच्चों को 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि जारी की गई है, ताकि उनकी शिक्षा और पालन पोषण प्रभावित न हो सके। तो डीबीटी के माध्यम से लोगों के खातों में सहायता राशि भेजी गई। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपये प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून
3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे वात्सल्य योजना के जो हमारे लाभार्थी हैं वो 4,917 जो है इन 3 माहों में जो है हमने इतनी संख्या में बच्चों को 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर जो है जो उनको एक छोटी मदद हो सकती है, चाहे वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग करते हो, निजी क्षेत्र में उपयोग करते हो अथवा अपनी किन्हीं आवश्यकताओं में करते हो, तो उनको समर्पित की है। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के बीच पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है, जहां पिथौरागढ़ में खुले मंच से कांग्रेस विधायक के खिलाफ दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए साफ कहा कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी विरोधी बयान अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उनके अंदर भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो देखिए किस तरीके से पार्टी विरोधी बयान पर सख्त चेतावनी देते हुए और देहरादून का ये मामला। अनुशासनहीनता होती है तो लोगों को कहने का मौका तो मिलता ही है। अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की अगर कोई बात होगी, अब त्रिवेंद्र रावत ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपनी सरकार के खिलाफ कहा तो हम उस बात को कहते हैं कि नहीं कहते। अरविंद पांडे जो कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, अब चाहे वो सरकार के आगे झुक गए, लेकिन उस बात को कांग्रेस ने उठाया कि नहीं उठाया। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटअव्वल है, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार के मतभेद हैं, तीरथ सिंह रावत के भांजे का मामला हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मामला हो, उनके पार्टी के तमाम लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो हम जब उनके बारे में बोलते हैं, अगर हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म में, अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसी प्रकार से वहाँ पर अनुशासन तोड़ेगा तो उसका निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है और विरोधियों को इस बात को बोलने का मौका मिलता है। इसलिए अब अनुशासनहीनता किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। और वहीं हरिद्वार में एसआईआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि एसआईआर के दौरान सभी फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल श्रेणी में आए हुए हैं, ऐसे में जिनकी ड्राफ्ट सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद अगर किसी मतदाता को कोई दावा या आपत्ति दर्ज कराने हैं तो वह संबंधित ईआरओ या फिर जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकता है। जिला अधिकारी ने कहा कि जो भी नागरिक 18 साल की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का भी पूरा अधिकार है। एसआईआर में सभी फॉर्म्स हमारे डिजिटाइज हुए हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आते हैं, जिसको या एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ केसेस होते हैं। उसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अगर किसी को कोई दावे या आपत्ति करनी है तो संबंधित ईआरओ उप जिलाधिकारी के पास जा सकते हैं। वो किसी अपना दावा भी कर सकते हैं या फिर अगर कोई उनको आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगले 2 महीने तक दावे आपत्तियों की दर्ज कराना और उनकी सुनवाई की प्रक्रिया रहेगी और सितंबर के माह में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए, 18 वर्ष जो भी पूर्ण कर चुका है वो वोट देने का अधिकार है। वो फॉर्म 6 के साथ साथ अपना डिक्लेरेशन फॉर्म ईआरओ को सबमिट कर सकते हैं और ईआरओ उसकी जांच परख करके फिर वोटर लिस्ट में नियमानुसार जोड़ने की कार्रवाई करें। और वहीं रुड़की में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। बकाया बिजली बिल को लेकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता और मारपीट की कोशिश के आरोप लगाए। ग्रामीण कोतवाली में धरने पर बैठ गए, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।